वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन चैनल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एजुकेशन चैनल पे। टुडे इज़ दिसंबर 17th एंड वी विल कवर टुडेज करंट अफेयर्स, वर्ल्ड अफेयर्स एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग फार्मर प्रोटेस्ट। फार्मर प्रोटेस्ट से रिलेटेड है एंड इसमें न्यू अपडेट इज़ दैट मैंने पहले ही बताया था कि जो फार्मर प्रोटेस्ट है, बहुत पहले, एक हफ्ते पहले मैंने बताया था कि इन डेमोक्रेसी पीपल हैव द राइट टू प्रोटेस्ट। लोगों का अधिकार है, संविधान आपको अधिकार देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच का एंड राइट टू लाइफ का। तो और उसके तहत आप अपनी बातों को रख सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वे में, डेमोक्रेटिक वे में। सो वो दैट प्रोटेस्ट वाज गोइंग ऑन अगेंस्ट दिस लॉ, जो फार्मर लॉ था। तब मैंने बताया था कि जो बेस्ट तरीका है वो है सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करना। और सुप्रीम कोर्ट में जब हम अप्रोच करेंगे तो जो सेक्शन 32 है, आर्टिकल 32 है, वो एम्पावर करता है कि भारत के किसी भी नागरिक को कि वो चैलेंज कर सके, अगर कानून उसको अगर सही नहीं लगता है तो उसके अगेंस्ट जुडिशियल रिव्यू या कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी सीक कर सकता है इन सुप्रीम कोर्ट। एक ये तरीका है, या फिर बाकी भी पेटिशन के थ्रू पीपल कैन अप्रोच। तो सुप्रीम कोर्ट में काउंटर एप्लीकेशन पड़े हैं, किसान जो है उनकी तरफ से भी एप्लीकेशन पड़ा है, पेटिशन पड़े हैं एंड देन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड ऑल्सो। तो यही तरीका है चैलेंज करने का। किसी भी चीज़ को अगर अगेंस्ट आपको चैलेंज करना है देन यू कैन चैलेंज इट इन द सब्सिक्वेंट कोर्ट्स जो भी है। और उसी के तहत सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हो रही है कि फार्मर प्रोटेस्ट लीगल है, इलीगल है, या पीपल डू हैव द राइट टू प्रोटेस्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि पीसफुल प्रोटेस्ट इज़ बेसिक राइट्स, उसको नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे के फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट करे कोई भी प्रोटेस्ट है या बंद है। आपको याद होगा एक मेंस का भी मैंने क्वेश्चन पूछा था कि जो पूरे बंद है, प्रोटेस्ट है, उनको कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए और क्या क्या उसके रेपरकशंस हो सकते हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो आप में से कई लोगों ने काफ़ी अच्छे आंसर्स दिए थे उसके, और ये भी लिखा था उसमें कि कौन सा आर्टिकल है जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो अलाउ करता है, या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या स्कीम है, वो भी आपने लिखा था। और ये भी आप लोगों ने लिखा था कि अगर किस तरीके से गवर्नमेंट एक्शन भी ले सकती है किसी भी बंद के खिलाफ या प्रोटेस्ट के खिलाफ, कौन कौन से सेक्शन के में एक्शन ले सकती है अगर वो दूसरों के राइट्स को हार्म करते हैं या फिर वायलेंस करते हैं। तो आप सभी जिन्होंने भी आंसर लिखा था, उसका कमेंट्स में आंसर लिखे थे, तो आप सभी को खुश होना चाहिए। वही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी आज कही है। अगर आप कल आपको पढ़ने को मिलेगा पेपर में, या कल हम लोग उसको कवर करेंगे। आज का जजमेंट है वो, आज की सुनवाई में हुआ है। बट ये बहुत अच्छी बात है कि जो स्टूडेंट्स जिन्होंने वो आंसर्स लिखे थे, उन्होंने बहुत अच्छा अपना माइंड अप्लाई किया, बहुत अच्छा रिसर्च किया, और कॉन्स्टिट्यूशन को आपने समझा, और कॉन्स्टिट्यूशन और कानून को समझ के आपने आंसर किया था। तो सुप्रीम कोर्ट का अगर आप आंसर आज की जो स्टेटमेंट देखेंगे, प्रेस नोट भी आएगा उसमें, और जजमेंट की कॉपी भी आएगी। कल मैं बात करूंगा, उसको बताऊंगा भी। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि आपने उसको एनालाइज किया और दोनों ही बैलेंस अप्रोच लिखा कि हम प्रोटेस्ट करें अपने डेमोक्रेटिक तरीके से, और जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं उसका, फ्रीडम ऑफ स्पीच का, वो भी दैट इज़ ऑल्सो गुड। एंड देन ये भी सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से ये भी पूछा कि क्या इन लॉस को होल्ड पे रख सकते हैं। तो हमने इस पे भी काम किया था। मैंने ये भी क्वेश्चन पूछा था कि क्या कानून को कैसे रिपील कर सकते हैं, तो उसका भी आप लोगों ने आंसर्स दिए थे, अच्छे आंसर्स दिए थे। और सुप्रीम कोर्ट ने भी वही पूछा, कैन वी पुट इट ऑन द होल्ड। तो होल्ड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ऐसे कि आधा लागू हो आधा लागू ना हो। कानून इज़ कानून, जो संविधान से जो लेजिस्लेचर से पास हो गया, क्योंकि लेजिस्लेचर का काम ही है कानून बनाना, तो उसको होल्ड पे रखने का कोई सेंस एज सच नहीं है। तो गवर्नमेंट, उसका भी क्वेश्चन मैंने पूछा था कि क्या तरीका है, क्या कर सकते हैं, तो वो भी आपने आंसर किया था। तो आप लोग उस पर भी यू शुड बी हैप्पी, खुश होना चाहिए कि आपने पहले ही अपने आंसर ये दे रखे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई हो रही है वो ऑलरेडी आपने आंसर्स दिए हुए हैं। तो यही मेरा मेन पॉइंट था ये कहने का। नाउ अब इसमें क्या होने जा रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली अ कमिटी विल बी फॉर्म्ड। एक कमेटी शायद बनेगी, और उस कमेटी में सभी लोग होंगे, इंडिपेंडेंट लोग भी होंगे, और सब अपना अपना पक्ष रखेंगे, एंड देन दिस थिंग्स विल बी डिसाइडेड।
सो दैट्स गुड। जो आपने एक हफ्ते पहले जो मेहनत की है वो आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा है। एंड देन जो एग्ज़ाम्स होते हैं, देखिए जो एग्ज़ाम्स हैं यूपीएससी चाहे जो भी, या इंटरव्यू में आप जाएंगे, वहाँ पे यही चीज़ टेस्ट होगी कि आपको एनालिसिस के लिए दिया जाएगा। एंड ये जो क्वेश्चंस के आंसर्स लिख के आपने एनालिसिस इतना अच्छा किया है कि इस बेसिस पे कोई भी क्वेश्चंस आएगा तो यू कैन ईजिली आंसर दैट। सो दैट्स गुड पार्ट। ओके, नाउ इसी में एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है लेजिस्लेचर वर्सेस जुडिशरी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ आप ये देखिए कि अगर कोई भी कानून है, अगर वो चैलेंज हो जा रहा है तुरंत जुडिशरी में, चाहे सीए हो, चाहे फार्मर प्रोटेस्ट हो, चाहे बीच में भी कई कानून आए जो चैलेंज हो गए। नाउ जो स्कीम है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्कीम है, जिस स्पिरिट के साथ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, तो उसमें लेजिस्लेचर के पास पावर था कानून बनाने का, और कोर्ट के पास है जुडिशियल रिव्यू का। और अगर कोई भी कानून फंडामेंटल राइट्स को, अगर उसको आर्टिकल 14, 15, 16, 18, 19 सबको, अगर 21 इन सबको अगर ब्रीच करता है, या बेसिक स्ट्रक्चर को अगर ब्रीच करता है, तो वो स्ट्राइक डाउन कर दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा। बट जिस तरीके से बेसिक कानून, बेसिक जो लॉज हैं वो भी चैलेंज होने लगे हैं, ऑलमोस्ट हर लॉ, तो आपको अपना व्यू पॉइंट लिखना है। आप एनालिसिस करिए। पहले तो आप शुरू करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम से, बेसिक बताएंगे आप आर्टिकल्स, कंसर्निंग आर्टिकल्स कौन से हैं जिसमें लेजिस्लेचर और जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में डिफरेंस है, कौन से आर्टिकल के तहत लेजिस्लेचर को पावर है, कौन से आर्टिकल के तहत जुडिशरी को क्या पावर है, आप वो लिखेंगे, स्टार्टिंग करेंगे। एंड देन मिडिल में आप कुछ एग्जांपल देंगे जिस तरीके से जो कानून है, जो लॉज हैं रिसेंट डेज में, रिसेंट 1, 2, 3 ईयर्स में वो चैलेंज किए गए हैं। कुछ पास्ट के आप एग्जांपल दे सकते हैं। और उसके बाद आप वो एग्जांपल देंगे कि जो कोर्ट से जो पास हुए हैं, या कोर्ट्स का, जुडिशरी का जिसमें इंटरफेरेंस रहा। एंड देन आप उसमें कंक्लूजन करेंगे कि क्या ये सही है कि लेजिस्लेचर कानून बनाने के लिए आप इतना समय लगाइए, फिर वो कानून कोर्ट में चैलेंज होता है, कोर्ट में उसकी सुनवाई होती है। तो व्हाट्स योर व्यू, क्या इससे पब्लिक को दिक्कत होती है, या फिर ये सही है, चेक एंड बैलेंस इज़ गुड। लेकिन अगर चेक एंड बैलेंस हो, लेकिन कितना होना चाहिए, तो इसमें आप एनालिसिस करिए। एंड इसके कारण क्या है कि कोई भी कानून जो है वो कोर्ट में चले जा रहे हैं, तो आप इसको डीपली एनालिसिस करेंगे। ये तो बेसिक एनालिसिस है। एंड देन व्हेन यू विल एनालाइज, तो एक दिन हमने कवर किया था एक आर्टिकल विच वॉज टॉकिंग अबाउट द वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें पार्लियामेंट की वर्किंग पे बात की गई थी कि किस तरीके से पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं, पार्लियामेंट की सिटिंग्स होती हैं। तो आप उसमें ये भी लिखिए कि क्या पार्लियामेंट की सिटिंग बढ़ाने से और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ में बिल्स की ना जाने से, क्या उसकी वजह से ये दिक्कतें हो रही है। तो ये सारी चीज़ों को एनालिसिस करके देन यू राइट द आंसर। क्वेश्चन मैंने बताया आपको कि जो भी अगर लॉज है इन रीसेंट डेज जो भी कानून हैं वो चैलेंज हो रहे हैं, मैक्सिमम कोर्ट्स में जुडिशियल रिव्यू में चले जा रहे हैं, या जुडिशरी में उन पे पेटिशंस हो जा रही हैं। इज़ इट अ गुड वे फॉरवर्ड, गोइंग फॉरवर्ड, और इट्स बैड फॉर द कंट्री? क्या भारत के लिए अच्छा है, कंट्री के लिए इतना टाइम टेकिंग जो हो रहा है, और इज़ इट गुड बिकॉज ऑफ चेक एंड बैलेंसेस? तो जो पॉइंट्स बताए वो सारे पहलू पे एनालिसिस करिए, लेकिन रिसर्च जरूर करिएगा। एंड फैक्ट्स मस्ट बी देयर। फैक्ट्स एज इन जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको जरूर मेंशन करिएगा, जुडिशरी से संबंधित, लेजिस्लेचर से संबंधित। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये कर लेंगे तो आपका जनरल स्टडी में तो बिल्कुल ही आपके कोई काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर कर देंगे। और अगर पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अगर ये ऑप्शनल्स हैं, तो ये समझ लो कि कम से कम 60 to 70 नंबर का क्वेश्चन आपका रेडी हो जाएगा। सो यू मस्ट राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आराम से लिखिएगा तैयार करके। नेक्स्ट विल मूव टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, दैट इज़ रिगार्डिंग स्पेक्ट्रम ऑक्शन। तो स्पेक्ट्रम में पहले भी हुआ था और इससे रिलेटेड स्कैम भी था, 2G 3G स्कैम। अब जो 4G के जो स्पेक्ट्रम है दैट हैज़ बीन अप्रूव, ऑक्शन के लिए अप्रूव कर दिया गया है। एंड देन अलग अलग कंपनीज जो है टेलीकॉम सेक्टर की, वो इसके लिए बिड करेगी, और जो भी कंपनी जैसा पैसा लगाएगी बिडिंग में, वैसा उनको स्पेक्ट्रम मिलेगा। नाउ इससे रिलेटेड क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, साइंस एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड, कि जो अलग अलग ये, पहले तो आई एम श्योर बेसिक साइंस आपने 7th 8th 9th 10th का आता होगा, तो आपको मालूम होगा कि फ्रीक्वेंसी क्या है, वेवलेंथ क्या है,
और इनकी यूनिट्स क्या है, हर्ज की यूनिट, हर्ज किस चीज़ का यूनिट है वगैरह वगैरह सब आई एम श्योर ये पता होगा। नहीं पता है तो कोई भी 7th 8th 9th की बुक उठा के आप साइंस की आप पढ़ सकते हैं। बेसिक क्वेश्चन ये है, ये बेसिक क्वेश्चन है 8 9 10th का क्वेश्चन है कि जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, अलग अलग ये फ्रीक्वेंसी बैंड है, उसका क्या क्या यूसेज है। रेडियोज जो होते हैं, रेडियो के लिए कौन सा फ्रीक्वेंसी बैंड इस्तेमाल होता है, रेडियो में भी AM है FM है, कौन सा इस्तेमाल हो रहा है आपके, फिर कम्युनिकेशन में जो मोबाइल्स हैं उनके लिए क्या हो रहा है, और इसी तरीके से अलग अलग भी अलग अलग यूसेज है अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड का। तो वो आप ज़रूर लिखिए, एक बार लिखेंगे याद हरदम रहेगा, और कहीं पे भी प्रीलिम्स से लेके कहीं किसी भी एग्ज़ाम के जनरल स्टडी में ये आ सकता है कि कौन सा फ्रीक्वेंसी बैंड जो है कौन से कार्य के लिए यूज़ होता है। सो यू मस्ट राइट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट है ये कोरोना से रिलेटेड, द कोवैक्सीन, वी ऑल नो कोवैक्सीन जो इंडिजिनस जो वैक्सीन है उसका टेस्ट चल रहा है, और उसके जो रिजल्ट्स है एज ऑफ नाउ इट्स गुड, सही उनका रिजल्ट आया है। बट वी विल हैव टू वेट कि फाइनल अप्रूवल उसका जब तक नहीं मिलता है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट मूव टू एडिटोरियल। एडिटोरियल में एक आर्टिकल है, इट्स रिलेटेड टू असर्टिव अपॉर्चुनिटी, और ये है बेसिकली IIT सिस्टम में रिजर्वेशन से लेके जो फैकल्टी में जो रिजर्वेशन दिया जाता है। एक तो है जो आपको इसमें है नॉर्मल एजुकेशन में एडमिशन्स के लिए दिए जाते हैं, फिर जॉब्स में दिए जाते हैं, एंड देन IITs में फैकल्टीज़ के लिए दिए जाते हैं। सो उससे रिलेटेड है बेसिकली ये आर्टिकल, इस पे बात करता है, और ये कहता है कि क्या मेरिट पे देना चाहिए हायर लेवल पे जो फैकल्टीज़ है PhD एंड एक्सेट्रा की, या रिजर्वेशन बेसिस पे इनमें देना चाहिए। नाउ इम्पॉर्टेंट ये है कि जो रिसेंट डेज़ में जो IITs हैं, नंबर ऑफ़ IITs वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं। पहले लिमिटेड IITs थे या हायर एजुकेशन थे, अब कई सारे IITs इन बढ़ गए हैं। अब इन IITs में जो फैकल्टी का जो स्टैंडर्ड है, एक उनका रेटिंग है, देयर इज़ अ लेवल कि किस लेवल के फैकल्टी रखनी है, जिनका एजुकेशन रिकॉर्ड थ्रू आउट अच्छा रहा हो, रिसर्च R&D में पेपर्स पब्लिश वगैरह रहे हो, तो उस तरीके के फैकल्टीज़ मिलने भी चाहिए। सो ऑब्वियसली हमारा बैलेंस ये रहे कि ऑब्वियसली जो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स है उनको फॉलो करते हुए मेरिट को भी देखना बहुत ज़रूरी है, एंड हमें ये कोशिश करना है कि इस तरीके की फैकल्टीज़ को हम रेडी करें हु कैन टीच द स्टूडेंट्स ऑफ IITs, क्योंकि IIT जो है क्रीम इंस्टीट्यूशन है, और वहाँ पे ऑब्वियसली फैकल्टी शुड बी ऑफ द स्टैंडर्ड। तो अगर हमें किसी को हायर करना है तो हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारी उनको पहले रेडी करें, एंड इफ़ दे आर रेडी देन दे कैन डू एनीथिंग, मतलब दे कैन बी अ गुड फैकल्टी। So balanced approach should be there. Okay. Now this is regarding the National Family Health Survey. तो इस पे हमने बात किया था, तो एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कराया गया था 2019 एंड 20 का, ये याद रहे, NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। एंड इसके अकॉर्डिंग जो अलग अलग मैट्रिक्स है वो रिलीज़ किए गए हैं 22 स्टेट्स के लिए, और उसमें मैंने आपको बताया था कि वेस्टिंग एंड स्टंटिंग इज़ देयर। जो बच्चे हैं उनमें वेस्टिंग एंड स्टंटिंग, मतलब जितनी एज है उसके हिसाब से हेल्थ नहीं है या हाइट नहीं है, ये सब प्रॉब्लम देखने में आया है। एंड ये जो प्रॉब्लम है ये जो कुछ स्टेट्स हैं उनमें इम्प्रूवमेंट भी हुई है, और बिहार और असम जैसी जो स्टेट्स हैं, ये याद रहे, बिहार असम में हालांकि नंबर ज़्यादा है बट स्टिल उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। सो ये रहे। एंड देन ये जो माल न्यूट्रिशन एंड पुअर हेल्थ है, इट्स बिकॉज ऑफ सैनिटेशन एंड लैक ऑफ क्लीन कुकिंग फ्यूल्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एंड देन SDGs जो UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको हम मीट कर सकते हैं जब हम इनको इंक्लूड करें। पोषण अभियान के बारे में मैंने ऑलरेडी आपसे पूछा था कि व्हाट इज़ पोषण अभियान, और पोषण अभियान का एक टारगेट ये है कि जो माल न्यूट्रिशन है, वेस्टिंग है, स्टंटिंग है, इन सबको रोके, इसमें इम्प्रूवमेंट हो। तो जिन्होंने UN SDGs पे मैं क्वेश्चन पूछ चुका हूँ, अगर जिन्होंने लास्ट टाइम आंसर नहीं किया था वो आंसर करेंगे कि UN SDG क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूनाइटेड नेशन का क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर अभी तक नहीं दिया आंसर तो अभी आज कमेंट्स में आप लिखिएगा
कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है और कौन कौन से गोल्स निर्धारित किए गए हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई होप कि इसके बारे में, ये मॉल न्यूट्रिशन और इसके बारे में कई बार बात कर चुके हैं, तो आपको वेस्टिंग, स्टंटिंग और माल न्यूट्रिशन के कारण ये सब क्लियर हो चुके होंगे। ओके एंड ये एक आर्टिकल है, ये सेम उसी चीज़ पे है, जुडिशरी और जुडिशियल ओवर रीच पे। तो जो मैंने पहला क्वेश्चन पूछा है उसी के आसपास ये है। तो इन्होंने अपना व्यू पॉइंट लिखा है बैलेंस करते हुए, ऑलमोस्ट वही चीज़ें हैं, थोड़ा अलग लेवल पे है, बट हम लोग जाएंगे बेसिक पे और हम लोग ये तो जस्ट इन्फॉर्मेशन है, जस्ट एग्जाम्पल्स है, बट हमारा काम एग्जाम्पल से सिर्फ नहीं होगा, हमारा काम होगा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन खोलना पड़ेगा और उसके अलग अलग आर्टिकल्स निकालने पड़ेंगे कि कहाँ पे क्या लिखा है, एंड देन फिर जो रिसेंट जजमेंट्स हैं उससे हमें कंपेयर करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ फीलिंग, ऐसी फीलिंग्स हैं कुछ लोगों में, ऐसी फीलिंग्स हैं और सेक्शन ऑफ पीपल कि जुडिशियल ओवर रीच इज़ देयर, मतलब हर चीज़ में अगर जुडिशरी में जाके अगर रुक जा रही है तो कहीं जुडिशियल ओवर रीच, मतलब जुडिशरी पावरफुल तो नहीं होती जा रही है लेजिस्लेचर के कॉस्ट पे। तो ये एनालिसिस यू राइट इनटू द कमेंट्स। ओके, नाउ यहाँ पे ये बात है प्राइवेसी की, प्राइवेसी या फंडामेंटल राइट। तो ये बात आई है उससे कि जहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन दिया गया है कि बॉम्बे हाई कोर्ट है, उन्होंने ये कहा है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो भी व्यक्ति डालता है, अप्लीकेंट है, जो भी व्यक्ति आरटीआई डालता है, उसका एड्रेस डिस्प्ले ना किया जाए, बिकॉज इट कैन बी ब्रीच ऑफ प्राइवेसी एंड प्राइवेसी इज बेसिकली फंडामेंटल राइट। तो उसी से कंपैरिजन है। तो दो चीज़ें हमें इसमें जाननी है। आई एम श्योर आरटीआई कब के रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी आपसे पूछा था कि व्हाट इज़ आरटीआई, अगर नहीं लिखा है तो आज लिखिए कि व्हाट इज़ आरटीआई। 2005 का एक्ट है ये और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें प्रोविजंस थे। तो व्हाट इज़ आरटीआई आपको मालूम होना चाहिए बेसिकली। तो अभी तक आंसर नहीं दिया तो आप आंसर लिखिए कि आरटीआई क्या है, एंड देन वन क्वेश्चन आई हैड आस्क यू कि कौन से सेक्शंस के तहत एग्जाम्पशन होता है कि कोई भी अगर ऐसी इंफॉर्मेशन है विच कैन कॉम्प्रोमाइज़ द सिक्योरिटी, सॉवर्निटी और रिलेटेड टू वेरी प्राइवेसी, देन वो उसको देने की ज़रूरत नहीं है। तो वो सेक्शन आपने बताया था, सेक्शन 8 में सब सेक्शंस आपने लिखे थे, तो दैट इज़ गुड। और इसमें बस यही तो मैंने जो क्वेश्चन पूछा वो आप आंसर देंगे, एंड आई एम श्योर यू नो द फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपको मालूम होंगे, फंडामेंटल्स जो राइट है वो आपको पता होंगे। तो माय क्वेश्चन इज़ अनदर क्वेश्चन जो कॉन्स्टिट्यूशन से है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका सेक्शन कहाँ से कहाँ तक है, बस इतना लिखिए। आई एम श्योर जब वो लिखेंगे आप, जब आप पढ़ेंगे आर्टिकल 14 से शुरू करके, तो वो आपको मालूम चल जाएगा कि कहाँ तक है। अब एक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, जो फंडामेंटल राइट्स की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फंडामेंटल राइट्स की जो सब कमेटी थी उसके हेड कौन थे? ध्यान से सुन लीजिए। जब संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में फंडामेंटल राइट की जो कमेटी थी, सब कमेटी थी, फंडामेंटल राइट की जो थी कमेटी, उसके हेड कौन थे? सो दैट्स माय क्वेश्चन, आप इसको लिखिए। ये प्रोबेबल प्रीलिम्स क्वेश्चन है ये। ओके, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल्स रिगार्डिंग WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो वर्ल्ड ट्रेड WTO इस्टेब्लिश हुआ था 1995 में और 25 ईयर्स उसके हो रहे हैं। एंड इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि इसके डायरेक्टर जनरल नया इसमें अपॉइंट होना है और इसके लिए नाइजीरिया एंड साउथ कोरिया दोनों से ही जो वुमेन कैंडिडेट है, महिला है, वो उन दोनों ने अप्लाई किया है। तो नेक्स्ट जो डायरेक्टर जनरल होगा WTO का, वो एक वुमेन, महिला होगी। तो एक ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। तो जो भी बनेगा वो ध्यान रहे, एंड ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कई जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें ये क्वेश्चंस हो सकता है कि आए कि WTA का कौन डायरेक्टर जनरल है। तो जब ये अपॉइंट होगा तो इस पर नज़र रहे। दूसरा ये कि इस पर 164 मेंबर्स हैं इसके, एंड देन अलग अलग वर्ल्ड ट्रेड, मतलब पूरे विश्व में ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए या फैसिलिटेट करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं और अलग अलग इसमें समझौते किए जाते हैं, और उन समझौतों के तहत या ट्रीटीज़ के तहत या एग्रीमेंट्स के तहत जो पूरे विश्व में ट्रेड किया जाता है। और एग्रीकल्चर में के एग्रीमेंट्स हैं, सर्विसेज सेक्टर में एग्रीमेंट्स हैं, एंड देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के एग्रीमेंट्स हैं। तो डिफरेंट काइंड ऑफ एग्रीमेंट्स आर देयर,
एज पार्ट ऑफ WTO, और उसके आधार पे ही ये होता है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसके तहत अलग अलग डेफिनेशंस हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ का एंड डेवलप कंट्रीज़ का। सो आने वाले दिनों में चैलेंज रहेगा कि कई डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के डेफिनेशन से दे माइट कम टू डेवलप कंट्रीज़। सो दैट्स अ चैलेंज विच दे विल फेस। नाउ अब क्वेश्चन ये है इसमें WTO का, आई एम श्योर आपने कर लिया, जो अगर सीरियसली जो अगर तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए तो उनको पता होगा WTO क्या है। नहीं है तो आप तुरंत तो उसको खोलिए और पढ़िए। WTO बेसिक मैंने आपको बताया। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है बेसिकली, एंड इम्पॉर्टेंट इसमें क्वेश्चंस क्या है, इंपॉर्टेंस है कि इसके क्या क्या अलग अलग एग्रीमेंट्स हैं। एग्रीमेंट्स में ट्रिप्स है, ट्रिम्स हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि ट्रिम्स क्या है, ट्रिप्स क्या है, क्या क्या इसका इफेक्ट पड़ता है। तो एक रीडिंग मारेंगे, आप खोलेंगे अगर सीधा, अगर उससे भी पढ़ना होगा जो भी आपके अगर नोट्स हैं, नहीं तो विकीपीडिया खोलिए, उसको पढ़िए एंड देन ये 2-3 चीज़ों पे आंसर करिए कि WTO है क्या, और इसमें इसको लेके ट्रिम्स और ट्रिप्स क्या क्या है ये, तो वो आप ज़रूर लिखिए। एंड इफ़ यू हैव एनी कंसर्न्स देन आस्क मी। दूसरा ये है इसी WTO में बहुत इंपॉर्टेंट, WTO में इंडियाज़ पोजीशन इन डिफरेंट एग्रीमेंट ऑफ WTO। अलग अलग जो एग्रीमेंट है WTO के, उसमें इंडिया की क्या 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 पोजीशन है, क्या इंडिया के फ़ायदे हैं, नुकसान है, तो वो आप लिखिए। एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको मालूम चलेगा कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में डिस्प्यूट बना रहता है सब्सिडी वगैरह को लेके WTO में, तो उसको आप बताइए। एंड देन बना उसके बैरियर्स को लेके, टैरिफ को लेके एक मैकेनिज़्म डिवाइस करने की कोशिश करते रहते हैं WTO में कि कितना टैरिफ लगाना चाहिए किस चीज़ में, तो दैट नेगोशिएशन इज़ ऑल्सो देयर, दैट पार्ट इज़ ऑल्सो देयर, तो वो भी आप बताइए। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इन जो क्वेश्चंस मैंने पूछा इनको आप तैयार कर लेंगे तो UPSC एग्ज़ाम में कम से कम 30 नंबर के क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे, क्योंकि घुमा फिरा के कई क्वेश्चन WTO के आसपास आ जाते हैं। और बाकी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको आंसर ज़रूर करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट जो आर्टिकल है रिगार्डिंग द फूड सिक्योरिटी। तो इसमें एक याद रहे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स है 2020, ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है और इंडिया की इसमें 94th रैंक है अमॉन्ग 107 कंट्रीज़, और बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल से भी पीछे है। कौन सा इंडेक्स है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स, मतलब भूख वाली है ये। और इंडिया में 194 मिलियन पीपल गो हंग्री एवरी डे, मतलब हर दिन करीब 20 करोड़ जो लोग हैं वो भूखे सो जाते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में ये कहा है कि जो राइट टू फूड है वो आर्टिकल 21 का पार्ट बना दिया ना। आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ है, और राइट टू लाइफ में राइट टू फूड बना दिया, यानी कि फंडामेंटल राइट इसको डिक्लेयर कर दिया। अब इसका मतलब ये है कि भारत के प्रत्येक लोग को जो है खाना मिलना चाहिए, डिनाई नहीं कर सकते हैं ना। वो ये होगा कैसे, ये इंपॉर्टेंट है। तो होगा कैसे, तो ये हमें दिमाग लगाना है। पहले तो ये लिख लो आप, एंटायर 18-19 में इंडिया में 283.37 मिलियन टन्स ऑफ फूड ग्रेन्स पैदा हुआ, इतना फूड ग्रेन्स पैदा हुआ। एंड उसके बाद जो बाकी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स है वो भी 313 मिलियन हुआ, मतलब पर्याप्त मात्रा में जो फूड है वो पर्याप्त मात्रा में प्रोड्यूस हो रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि जो 62,000 टन्स वो फूड FCI गोडाउन में वेस्ट हो गया 2011-2017 के बीच में। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि खाना हमारा वेस्ट हो जा रहा है, जो अनाज है वो वेस्ट हो जा रहा है, और एक तरफ इतने लोग वो भूखे सो रहे हैं, करीब 20 करोड़ के आसपास, 20 करोड़ लोग भूखे सो रहे हैं। और 62,000 टन जो है 5 सालों, मतलब एक साल में मोर और लेस आपका 8 से 10 हज़ार टन फूड वेस्ट हो रहा है हर साल। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। दूसरा ये है कि काफ़ी सारे बोगस राशन कार्ड बन गए हैं, एंड उनकी वजह से जो पुअर फैमिलीज़ है उनके पास राशन कार्ड नहीं है, बाकियों के पास में है। तो ये इम्पॉर्टेंट, ये एक दिक्कत हो रही है। लॉकडाउन में आपने देखा होगा कितनी दिक्कत हुई थी, लोगों को खाना नहीं मिल रहा था। तो राइटर क्या कह रहे हैं? राइटर 2 प्रॉब्लम सुझा रहे हैं। तो एक प्रॉब्लम सुझा रहे हैं कि MSP का, कि किसानों को MSP मिलते रहे जिससे कि वो अनाज उगाते रहे। और दूसरा ये कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको भी स्ट्रॉन्ग करे,
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ये है कि सस्ते दामों में अनाज आपको मिल रहा है। एंड अलग अलग स्कीम की है, जैसे एक अन्नपूर्णा योजना है। अन्नपूर्णा योजना में क्या है, अन्नपूर्णा योजना में ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिए। 10 किलो अनाज आपको मिलता है हर महीने फ्री। क्या है, फ्री मिलता है 10 किलो अनाज। जो भी डेस्टिट्यूट पर्सन है, मतलब जिनका कोई नहीं है, जिस तरीके से उन जो 65 साल के ऊपर है उनको फ्री अनाज 10 केजी पर मंथ मिलता है। और इसके साथ साथ जो ओल्ड एज पेंशन जिनको मिलता है उनको भी देने का प्रावधान है, पेंशन देने का, तो ये भी है। तो इस तरीके के कुछ योजनाएं भी कर सकते हैं। एंड देन ऑब्वियसली देयर इज़ अ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत भी अलग अलग बाकी पल्सेस है, सीरियल्स है, वो भी मिले, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये तरीकों को, इन तरीकों से जो हंगर है उसको हम फूड सिक्योरिटी वो इंश्योर कर सकते हैं। और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक एक्ट भी है ऑब्वियसली 2013 का। नाउ इसमें क्वेश्चन ये है, क्योंकि यही सब जो पढ़ी चीज़ें, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, वन नेशन वन राशन स्कीम मैंने आपको बताया था, और आपको ये आज मैंने अभी आज आपको ये चीज़ें बताई मैंने। ना एक इसका एक आंसर लिखिए कि अगर वर्ल्ड, इसमें सिंपल क्वेश्चन है जो भी आ भी सकता है, कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की इतनी जो कंडीशंस हैं, अगर इसको इम्प्रूव करना है तो व्हाट ऑल स्टेप्स वी नीड टू टेक। कुछ स्टेप्स तो यहाँ मैंने आपने इस आर्टिकल से मैंने बता दिया आपको कि ये हैं, बट देन अगेन आप अपना माइंड अप्लाई करिए और कई चीज़ों को कनेक्ट करिए। कई चीज़ें जैसे कि जो अभी बताया मैंने, वन नेशन वन राशन सिस्टम, वन राशन कार्ड, वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा जो FCI गोडाउन में ख़राब हो रहा है तो उसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, 3-4 चीज़ों को, और कौन कौन सी अलग योजनाएं जो चलाई जा सकती हैं। तो अप्लाई योर माइंड एंड देन टेल मी कि कैसे इसको टैकल कर सकते हैं। बिकॉज पढ़ना अच्छी बात है कि पढ़ लिया आपने, जान लिया, लेकिन अपना माइंड भी अप्लाई करना ज़रूरी है। देन ओनली वी कैन डू गुड इन एग्ज़ाम्स, अगर हम एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं तो। नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ अगेन ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इसरो के बारे में मैंने पूछा था। आई एम श्योर आपने आंसर सभी ने किया था कि इसरो का गठन कब हुआ था क्या। एंड देन उस समय मैंने PSLV के बारे में भी पूछा था। तो PSLV अगेन, इसरो एंड PSLV अगेन न्यूज़ में है। क्वेश्चंस मैंने आपको इसलिए दिया था क्योंकि वो बार बार न्यूज़ में आएंगे, तो ऑब्वियसली कई एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब ये आज एक इस्तेमाल हुआ है सतीश धवन स्पेस सेंटर। तो सतीश धवन स्पेस सेंटर ये कहाँ पे है, ये बताइएगा आपकी, ये कहाँ पे है सतीश धवन स्पेस सेंटर। न्यूज़ क्या है कि एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है CMS-01, ये लॉन्च किया गया है PSLV C50 का यूज़ करके, ठीक है, और सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। और किस में इस्तेमाल होगा, ये कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होगा, C बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज स्पेक्ट्रम एंड इट्स कवरेज के लिए इस्तेमाल होगा। तो वे स्पेक्ट्रम्स और फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछा, उसका आप आंसर आप लिखेंगे ही। जब लिखेंगे तो उसमें आपको ये भी चीज़ें कवर हो जाएंगी कि ये क्या है, कैसे काम करते हैं। तो बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होगा। एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नवंबर 7 को इसरो हैड प्लेस्ड इनटू ऑर्बिट इंडियाज़ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, इसको प्लेस किया था। एंड 9 अदर कस्टमर सैटेलाइट्स, मतलब जो अलग अलग कस्टमर्स हैं उनके भी सैटेलाइट्स प्लेस करते हैं। नाउ माय क्वेश्चन इज, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो सैटेलाइट्स जहाँ ले जाते हैं वो कहाँ पे ले जाते हैं। ऑर्बिट मतलब कौन सा ऑर्बिट है, एक जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है जो कि मून का साथ होता है, उसके अलावा अर्थ ऑर्बिट है। तो कौन से ऑर्बिट में ये सैटेलाइट्स जो है वो प्लेस हुए हैं, और वो ऑर्बिट का मतलब क्या है, कितनी दूरी पे है अर्थ से वो ऑर्बिट। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि अगर स्पेस में जा रहा है कम्युनिकेशन सैटेलाइट तो जा कहाँ रहा है, क्या मार्स पे जा रहा है, जुपिटर पे जा रहा है, कहाँ पे जा कहाँ रहा है, या अर्थ के कितनी दूर पे जा रहा है। तो वो इम्पोर्टेंट है, वो आप ज़रूर बताइए, ज़रूर उसको लिखिए कि कितनी दूरी पे है। और उसी टाइप के अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, अर्थ ऑर्बिट, ये सब मैंने आपको बताया। तो आप उसको देखिए कौन कौन से ऑर्बिट्स होते हैं, और कम्युनिकेशन वाले सैटेलाइट बेसिकली वो कहाँ पे है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से अगला क्वेश्चंस भी है उसी से रिलेटेड। ना एक ये न्यूज़ है, आपको पता भी होगा, देख भी रहे होंगे, कि विस्ट्रॉन कंपनी है बैंगलोर
नियर बैंगलोर। तो उसमें क्या हुआ है कि उसमें वो बनाते हैं एप्पल का आईफोन्स वगैरह जो है उसका असेंबली का काम है, ताइवान की कंपनी है। तो उसमें हुआ क्या, उसमें प्रोटेस्ट हुआ और काफ़ी ज़्यादा उसमें वायलेंस हुआ है और कंपनीज में तोड़फोड़ भी किया गया कंपनी में और काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। ओवर 400 करोड़, 500 करोड़ के आसपास नुकसान हो गया एप्पल आईफोन का। तो आईफोन ने भी उसको कॉग्निजेंस लिया है। नाउ वन पार्ट इज़ कि इट्स बैड, कि नहीं होना चाहिए ऐसी कंपनीज में, हार्डवेयर बेस्ड कंपनी है, असेंबली कंपनी है। बट उसका एक पहलू ये है कि जो उनके वर्कर्स हैं उनका कहना था कि 4 महीने से उनको वेजेस नहीं मिले हैं। नाउ अब कौन कौन से एक्ट्स हैं, जो मिनिमम वेजेस एक्ट है, लेबर लॉज हैं, उनको वो सब डिफीट किए हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि दो चीज़ों को बैलेंस करना है। वन थिंग इज़ लाइक ऑब्वियसली वी नीड कंपनीज, जॉब मिलेगा उससे, लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि 3-3 4-4 महीनों तक सैलरी ना दे? तो वैसी जॉब का क्या फ़ायदा कि आप काम तो करा रहे हैं। और एक और है कि वो 8 घंटे कि 8 घंटे की शिफ्ट थी, वो 12 घंटे में शिफ्ट ले रहे हैं। एंड देन उस कंपनी की 5,000 की कैपेसिटी थी तो 10,500 हो गया है। और उनके जो ग्रेवेंसेस थे वो भी एड्रेस नहीं किए गए। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मेरा एक इससे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि बिकॉज इसमें ये एक्ट्स हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट है, इक्वल वेजेस एक्ट है, इन सब का वायलेशन हुआ है कि मिनिमम पैसा भी नहीं दिया जा रहा था। जो बेसिक इंक्वायरी आई है, वी डोंट नो व्हाट्स द ट्रूथ एज ऑफ नाउ, बट हमें ये मालूम है कि इससे कंट्री का नाम काफ़ी ख़राब हुआ है, क्योंकि एक तो कंपनी आती नहीं है और लोगों को नौकरी मिलती है, तो उसमें अगर तोड़फोड़ हो जाए, कंपनी को तोड़ दे, कंपनी का 500 करोड़ का नुकसान हो जाए, तो ऑब्वियसली कोई कंपनी नहीं आना चाहिए इंडिया में। और वो भी अगर ऐसे बैंगलोर के आसपास ऐसी जगहों पे अगर हो, अच्छी जगहों पे, तो दिस इज़ वेरी बैड न्यूज़। बट देन अगेन हमें अपने जो एम्प्लॉयज़ है उनको भी देखना पड़ेगा क्या है। नाउ क्वेश्चन इज़ कि हाउ टू बैलेंस दिस थिंग्स, कि जो कंपनीज़ के इंटरेस्ट हैं और जो एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट है उनको बैलेंस करने के लिए क्या तरीका है। ये आप ज़रूर लिखिए और उसमें एक्ट्स का नाम लिखिए, नॉट जस्ट आंसर्स कि हमें ये करे वो करे, नहीं। अगर आप स्टैंडर्ड आंसर देना है तो यूज़ सम गुड पॉइंट्स। गुड पॉइंट्स का मतलब होता है कि कानून के बारे में बात करिए, लॉज के बारे में बताइए, कौन से लॉज का पालन किया जाए, ऐसे आंसर्स दीजिए। जनरल आंसर्स तो एवरीवन विल गिव, बट यू कोट दिस एक्ट जो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया, इनका यूज़ करके, मिनिमम वेजेस एक्ट वगैरह भी जो लेबर लॉज पास हुए थे उनका इस्तेमाल करके यू आंसर दिस। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ अमेरिका, यूके एंड इंडिया, हमें मालूम है कि जो यूके के प्राइम मिनिस्टर है वो आने वाले हैं एज अ 26 जनवरी के उस पे रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट होने वाले हैं। तो कल ही मैंने बताया था कि दोनों के बीच में कई मुद्दे हैं। एक तो जो फार्मर प्रोटेस्ट है उसको लेके भी वहाँ पे कंसर्न्स हैं यूके में। दूसरा ये है कि जो वैक्सीन्स है, वैक्सीन में भी कोलैबोरेशन और इंडिया और इंग्लैंड के बीच में हो सकता है। एंड तीसरा इम्पॉर्टेंट ये है कि जो विजय माल्या है उसका एक्सट्रेडिशन, मतलब विजय माल्या को एक्सट्रेडिशन करा के यहाँ इंडिया ले आना है, वो पेंडिंग है। एंड जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं इकोनॉमिक्स में वो पेंडिंग है अभी। तो 3-4 पहलू है, मैंने बता दिया। ऑब्वियसली पॉलिटिक्स इज़ देयर, पॉलिटिक्स पार्ट इज़ देयर। दूसरा एक्सट्रेडिशन, दैट इज़ सिक्योरिटी। मेडिकल फील्ड में वैक्सीन के जो वहाँ की ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के साथ में ऑलरेडी कोलैबोरेशन चल रहा है, जो सेरम इंस्टीट्यूट है उसका, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड देन ऑब्वियसली जो डिफेंस सेक्टर में होगा, और उसका कारण मैंने बताया था कि यूके के साथ अच्छे टर्म्स इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है एंड वीटो कर सकता है कई चीज़ों को जो इंडिया के अगेंस्ट है। सो दैट्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल रिलेशन। ये एक रिपोर्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। ये है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है ये। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग जो है 131 है, 131 है, और आउट ऑफ 189 कंट्रीज़। ओके, एंड ओके, और अगर इसमें PHDI निकाला जाए, PHDI क्या है? प्लानिटरी प्रेशर एडजस्टेड HDI।
अगर हम वो अगर निकालती है, ये कंट्रीज निकालती हैं, देन इंडिया की पोजीशन विल बी 123rd होगी। तो याद रहे कि एच इंडिया का 131 है, लेकिन PHDI जो है वो 123 होगा। तो ये ध्यान रहे। नाउ इम्पोर्टेंट क्या है इसमें? इम्पोर्टेंट आपको देखने की ज़रूरत है कि जो ह्यूमन HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, बेसिकली ये कवर करता है नेशंस हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इनको इनके इन ये क्राइटेरिया को लेता है। एंड इसमें नॉर्वे जो है वो टॉप पे है। नॉर्वे टॉप पे है, मतलब इन तीनों चीज़ों को मिला के सबसे बेस्ट उसकी वो है। नाउ इसके बाद एक नया टर्म्स आया है PHDI, दैट इज़ प्लानिटरी प्रेशर एडजस्टेड HDI। वो क्या होता है? वो ये होता है कि जो कार्बन फुटप्रिंट्स हैं और कार्बन एमिशंस है, उसको भी कंसीडर करते हुए जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जो क्लाइमेट चेंज है उसको जो इम्पेक्ट करने वाले ये कार्बन एमिशंस है पर कैपिटा, इसको इंक्लूड करके जो रैंकिंग निकलेगी दैट इज़ PHDI। और वो PHDI में इंडियाज़ कंडीशन इज़ बेटर बिकॉज इंडिया ने कई स्टेप लिए हैं अपने क्लाइमेट चेंज के जो इश्यूज़ है उसको हैंडल करने के लिए। सो ये दोनों कंपैरिजन बिल्कुल आपको ध्यान रहे। रेस्ट ऑफ द थिंग्स सिंपल एक क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज़ HDI। इफ़ आई आस्क यू व्हाट इज़ HDI, तो वो आप कैसे आंसर करेंगे? हाउ विल यू आंसर दैट HDI? और पिछले साल से 2 रैंक जो है इंडिया का कम हो गया, ये भी याद रहे। सो यू आंसर दिस, व्हाट इज़ HDI। बेसिक मैंने आपको बता दिया, बट टेक्निकली ये याद रहे। यहाँ पे एक छोटी सी न्यूज़ है डिफेंस से कि एयर डिफेंस कमांड एंड मैरीटाइम थिएटर कमांड, ये दो जो कमांड्स हैं इसको बनाने के लिए द थिंग्स आर गोइंग ऑन। और इंडिया में पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, मतलब तीनों जो इंडिया आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है, तीनों से कोऑर्डिनेट कराने के लिए एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ उनका गठन किया गया है। एंड जनरल विपिन रावत इज़ द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS ऑफ इंडिया। और उनका मेन काम यही होगा कि वो तीनों सर्विसेज को कोऑर्डिनेट करते हैं। और अभी नया 2 इंटीग्रेटेड कमांड, एयर डिफेंस कमांड और मैरीटाइम थिएटर कमांड, ये फाइनलाइज किया जा रहा है। ओके। एंड मैरीटाइम का जो कमांड है दैट विल बी बेस्ड इन कारवार। कारवार इज़ इन कर्नाटका, और वहाँ पे नेवी की ऑलरेडी प्रेजेंस है। सो दिस यू मस्ट नो, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से नए कमांड के लिए द टॉक्स आर गोइंग ऑन। ओके। ये बताया था मैंने कि जो S-400 है वो टर्की ने ख़रीदा है या इन प्रोसेस है। वो कहाँ से ख़रीदा? रशिया से। तो US ने सैंक्शंस लगा दिए हैं वो ख़रीदने पे। एंड जो टर्की जो प्रेसिडेंट है उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन दिया है। ना इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया इज़ ऑल्सो, मैंने कल ही बताया था कि इंडिया भी जो है वो भी ये ख़रीदना चाहता है जो ये डिफेंस सिस्टम है। एंड बट अमेरिका इज़ अगेंस्ट इट कि रशियन डिफेंस सिस्टम ना खरीदे। जो भी खरीदता है उस पर वो सैंक्शन लगा देगा। तो ये इम्पोर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशन के हिसाब से। नाउ दिस इज़ अगेन रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशन। तालिबान जो चीफ़ है, तालिबान चीफ़ है जो को फाउंडर है उसका, मुल्ला अब्दुल घानी बरादर, वो कहाँ पहुँचे हैं? वो पहुँचा है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है और लीडर है उसके लिए बातचीत करने के लिए। किस लिए? क्योंकि अफ़गानिस्तान में फिर से तालिबान और अफ़गान है गवर्नमेंट है उनके बीच में फिर से लड़ाई शुरू हो गई है। पीस प्रोसेस शुरू हुआ था दोहा कतर में, उसके बाद फिर से हो गया है। और मैं इस पर कई बार बता चुका हूँ आपको, यही इंपॉर्टेंट है, यही बात आपको बताता हूँ कि अफ़गानिस्तान जो तालिबान है वो पाकिस्तान से उसके क्लोज रिलेशन है, जो तालिबान के इंसर्जेंट है। एंड फियर ये है कि कहीं वो इंडिया की तरफ ना उसको यूज़ कर ले। ये बांग्लादेश से रिलेटेड है। बांग्लादेश में ऑब्वियसली 1971 से काउंट करें जब आज़ादी मिली थी, जिसको कि भारत विजय दिवस के रूप में बनाता है, तो उसको 50 ईयर्स होने जा रहे हैं या हो गए। और जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश की जो चीफ़ हैं उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश को बेसिक रिलीजियस लाइन पे या कम्युनल लाइन पे नहीं जाने देंगे, और कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन के आधार पे वो नहीं जाएंगे। सभी रिलीजन जो है वहाँ पे फ्लोरिश कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि बांग्लादेश में मुस्लिम्स हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन उसके बावजूद भी सेकुलर रूप में रखना चाहती हैं बांग्लादेश की गवर्नमेंट उसको। सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी पाकिस्तान की वजह से प्रॉब्लम रहती है। सो इफ़ वी हैव गुड टर्म्स विद बांग्लादेश देन इट्स गुड फॉर इंडिया ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी।
ओके, नाउ इकोनॉमिक्स में एसबीआई ने अगेन प्रेडिक्ट किया है कि जो जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन होगी वो 7.4% होगी। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि कई जो एजेंसीज़ हैं वो ऑलरेडी इंडिया का जो जीडीपी है इतने ही लेवल पे प्रेडिक्ट कर रही है। ओके, एक ये लिस्ट है जो अमेरिका ने निकाली है, करेंसी मैनिपुलेटर्स मॉनिटरिंग लिस्ट। उसमें इंडिया को भी रखा है, स्विट्ज़रलैंड, वियतनाम को भी रखा है। तो बेसिकली जो भी डील्स होती है, बिजनेस होते हैं, तो यूएस इज सेइंग कि ये जो है अपनी करेंसी को मैनिपुलेट करते हैं सो दैट दे कैन हैव सम एडवांटेज। सो दिस इज़ अनदर न्यूज़। उसके अलावा इन स्पोर्ट्स दिस वन न्यूज़ इज़ देयर, ये इंपॉर्टेंट है। 2030 जो एशियन गेम्स ये दोहा में होंगे और 2034 का जो एशियन गेम्स है वो रियाद में होगा, ये ध्यान रहे। ओके, ये बिल्कुल आप याद कर लीजिए कि एशियन गेम्स हैं 2030 का जो एशियन गेम्स हैं वो दोहा में होगा और 2034 का रियाद में होगा। और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, 2-3 इवेंट्स और हैं। ओके, कतर में 2022 का वर्ल्ड कप होगा कतर में। तो ये बिल्कुल याद आप कर लीजिएगा, ध्यान रहे आपको। क्वेश्चन इसी पे ये है कि इंडिया में जो एशियन गेम्स है लास्ट कब हुए थे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लास्ट एशियन गेम्स इंडिया में एशियन गेम्स कब हुए थे, ये पता होना चाहिए। ओके, ये एक है 2027 के लिए इंडिया बिड कर रहा है एशियन फुटबॉल फेडरेशन एशियन कप के लिए। इंडिया जो है बिड कर रहा है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे 2010 में, आपको पता होगा। एंड उसके अलावा कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट वगैरह इंडिया के पास नहीं है अभी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जब इवेंट्स आते हैं तो ये कंट्रीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको बस एग्जाम्स वगैरह के लिए आपको ये ध्यान रखना जो मैंने अभी आपको बता दिया कि कौन कौन सा एशियन गेम्स कौन होल्ड कर रहा है। एंड देन एक आप उसी से रिलेटेड ये आंसर आ सकता है कि क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया ने कब लास्ट एशियन जो गेम्स हैं उनको होस्ट किया था। ओके, सो एक ये ध्यान रहे कि जो टेस्ट मैच है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, टेस्ट मैच आज से शुरू हुआ है। इंटरेस्टिंग ये है कि ये डे नाइट टेस्ट मैच है और इसमें पिंक बॉल का इस्तेमाल हो रहा है। जनरली क्रिकेट में रेड बॉल का इस्तेमाल होता है, तो इस टेस्ट मैच में पिंक बॉल का जो बॉल है वो पिंक कलर की जो है वो यूज़ होगी। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। इसमें ये बस आ सकता है कि पिंक बॉल कौन से टेस्ट मैच में, इससे रिलेटेड कुछ आता है तो आपको बस इतना ध्यान रहे कि पिंक बॉल का इस्तेमाल हुआ। 17 दिसंबर से शुरू हुआ फर्स्ट टेस्ट मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया एंड इट वॉज अ डे नाइट मैच। ये आपको याद रहे, दैट्स ऑल। ओके, ठीक है। सो स्पोर्ट्स में भी कुछ इंपॉर्टेंस थे तो वो हमने लिख लिया क्योंकि स्पोर्ट्स में भी बहुत ज़रूरी है कि टाइम टू टाइम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है तो वो हमारे नोट्स में रहने चाहिए। वी शुड बी अवेयर। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ करंट अफेयर्स, वर्ल्ड अफेयर्स एंड न्यूज़ एनालिसिस। एंड जो भी क्वेश्चंस दिए हैं तो यू मस्ट आंसर दैम। और कुछ दिमाग एनालिसिस वाले क्वेश्चंस दिए हैं तो उसको अच्छे से एनालाइज करके कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल को कोट करते हुए, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स कोट करते हुए उसको आप आंसर करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू, गुड बाय।